वो किसका बना होता है? पॉलीसेक्राइड्स का। किसका? इट इज मेड अप ऑफ fibrous polysaccharides called cellulose। इस फाइब्रस पॉलीसेक्राइड को क्या कहते हैं? सेलुलोज। और सेलुलोज का बना होता है सेल वॉल, और इस सेलुलोज का अंदर क्या होता है? फाइब्रस पॉलीसेक्राइड्स। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। हो गया। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बेसिक डिफरेंस होता है कि सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है ओनली इन प्लांट सेल्स। सेल वॉल किस में मिलेगा? प्लांट सेल्स में। ब्लड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट बोथ प्लांट और एनिमल दोनों में। ये बेसिक डिफरेंस है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। बाकी सेम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। आउटर लेयर होता है सेल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आउटर लेयर होता है सेल का, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में मिलता है? एनिमल सेल में, और ये प्लांट सेल में, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। सेल वॉल समझ गए। सेल वॉल के बारे में बाकी फंक्शंस वही होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस ये है कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों में मिल सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमें पता है सेल के बीच में रहता है, एक स्फेरिकल शेप का होता है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि इट इज अ लार्ज centrally located spherical cellular component। ये एक सेलुलर कंपोनेंट है, मीन सेल ऑर्गेनल्स है, जो सेंट्रल में होता है स्फेरिकल शेप में और थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। ये है न्यूक्लियस। समझ में आ गया। दूसरा इसके बारे में क्या है कि इट इज बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज बाउंडेड बाय ओके टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाउंडेड मतलब घिरा होना, बाउंडेड मतलब घिरा होना, मतलब दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है? घिरा होता है, ठीक है। वो कौन सा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मिलाकर कहा जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब लिफाफा, एनवेलप मतलब लिफाफा, मतलब एक लिफाफे में दो मेम्ब्रेन बंद।
ठीक है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ठीक है, न्यूक्लियस से जो कनेक्ट करता है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ER के जरिए ये न्यूक्लियर एनवेलप किससे कनेक्टेड होता है? न्यूक्लियस से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको अभी नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है, ये टू द इंफॉर्मेशन है। सो इसको नोट डाउन करने का हम लिखेंगे these two nuclear membranes are connected by endoplasmic reticulum, ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियर एनवेलप को, न्यूक्लियर एनवेलप मतलब टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या कहता है? न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, जिसमें दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। ये न्यूक्लियर एनवेलप को न्यूक्लियस से अलग करने वाला है साइटोप्लाज्म। कौन करता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेपरेट्स न्यूक्लियस टू न्यूक्लियर एनवेलप। Cytoplasm separates, SEPARATES, separates nuclear envelope contains many pores, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके अंदर, न्यूक्लियस एनवेलप के अंदर, ठीक है, जिसको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर पोर, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इसलिए न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर एनवेलप किसको कहते हैं? जो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियर के बाहर जो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है उसी दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या होता है? एक होता है साइटोप्लाज्म, क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या करता है? सेपरेट करता है न्यूक्लियस को न्यूक्लियर एनवेलप से, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कहता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म अलाउज, ये अलाउ करता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल
It allows the transfer of material between nucleoplasm and cytoplasm. न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म तक मटेरियल का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स हो, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स। हो गया। अब देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं। ऑक्सीजन आता है, CO2 आता है और प्रोटीन आता है। उस प्रोटीन का यूज भी हम लोगों ने पढ़ा था कि उस प्रोटीन का क्या यूज होता है। ठीक है, तो प्रोटीन को सिंथेसाइज कौन करता है? राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। तो वो प्रोटीन मटेरियल जो है वो कहां मिक्स होगा? राइबोसोम के पास। ठीक है, सो जब वो अंदर गया और राइबोसोम ने प्रोटीन सिंथेसिस किया, ठीक है, तो वही प्रोटीन से बनते हैं दो मटेरियल, एक बनते हैं RNA और एक बनते हैं DNA। ठीक है, नाम पढ़ोगे तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें राइबोसोम है, और ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब डीऑक्सीजनेटेड भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और राइबोज भी है, राइबोसोम भी है, न्यूक्लिक एसिड है, ये अमीनो एसिड भी है। न्यूक्लिक एसिड कौन? अमीनो एसिड। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अमीनो एसिड, CO2, H2 और प्रोटीन ये सब मॉलिक्यूल्स जाते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस जो है कौन है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का फैक्ट्री है, मतलब राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है वो कहां रखता है? न्यूक्लियोलस में। कहां रखता है? न्यूक्लियोलस में। लिखिए इसको। और ये न्यूक्लियोलस किसके अंदर रहता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और इसीलिए इस साइटोप्लाज्म में ही राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम प्रोटीन कहां सिंथेसिस करता है? साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म। कहां सिंथेसिस करता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जब राइबोसोम ने प्रोटीन सिंथेसिस किया तो हमें दो मटेरियल मिले, एक RNA और एक DNA। और इन दोनों को, RNA और DNA को कहा जाता है क्रोमेटिन मटेरियल। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन मटेरियल, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स के मटेरियल होते हैं, इसलिए इनको क्रोमेटिन मटेरियल कहा जाता है। ये सारा हो गया। अब देखो DNA के अंदर जो प्रोटीन हमें मिलता है उसका नाम है हिस्टोन। क्या नाम है? हिस्टोन। क्या नाम है? हिस्टोन। ये DNA के अंदर जो प्रोटीन हमें मिलता है, जिस प्रोटीन से DNA बनता है उसका नाम क्या है? हिस्टोन। ठीक है, इनको क्रोमेटिन मटेरियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्रोमोसोम से बने होते हैं। क्रोमोसोम मतलब इन्हीं से बनता है, इन्हीं से क्रोमोसोम्स निकलता है, प्रोड्यूस होता है, तो ये क्रोमेटिन मतलब क्रोमोसोम्स इन्हीं के अंदर होते हैं।
क्रोमोसोम जो होते हैं किसके अंदर होते हैं, आरएनए और डीएनए के अंदर, तो इसलिए ये क्रोमेटिन मटेरियल है। ठीक है, इसका नाम दिया गया है क्रोमेटिन मटेरियल। डीएनए के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन। ये सब याद कर लेना है। आरएनए का कुछ खास रोल नहीं है। आरएनए जो है वो डीएनए को प्रोटीन सिंथेसिस करता है ताकि डीएनए एक से दूसरे में जीन्स को ढो सके, लेके जा सके एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी में। हो गया। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, आरएनए और डीएनए के बारे में। आरएनए का फुल फॉर्म पता है, राइबोस न्यूक्लिक और डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और कौन सा न्यूक्लिक एसिड, तो कौन सा एसिड इनके अंदर होता है, कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है, उसका अमीनो एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस जब भी तुम्हें दिखेगा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ये सारे तुम्हें न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। ठीक है, इसलिए उसका नाम ऐसा पड़ा। डीएनए के बारे में जानेंगे। इट इज क्वाइल्ड इन शेप, क्वाइल शेप का होता है। अराउंड द डिस्क ऑफ हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन के डिस्क के अंदर, डिस्क समझ रहे हो कैसे, वो देखे हो ना सीडी, हाँ उस सीडी जैसा गोल होता है हिस्टोन का प्रोटीन, उसके अंदर ये ऐसे ऐसे फॉर्म में होता है डीएनए। ठीक है, अब दूसरा डीएनए के बारे में क्या है कि डीएनए सारा इंफॉर्मेशन रखता है सेल के ग्रोथ के लिए। ठीक है, मतलब तुम्हें ग्रोथ कैसे करना है तुम्हारे बॉडी को, उस सेल को मैसेज कौन देता है, डीएनए। तुम्हारे पेरेंट्स वाला डीएनए तुम में आता है और वही सेल को बताता है कि कैसे ग्रो करना है। तो डीएनए हैज ऑल इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू ग्रोइंग ऑफ अ सेल। एक सेल के ग्रोथ करने में जो जो इंफॉर्मेशन रखता है वो सारा डीएनए के पास होता है, जो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। रिकॉर्डिंग अच्छा से कर रहे ना। ठीक है, अब अगला टॉपिक है क्रोमोसोम। क्या है, एक बार टाइम देखना जरा। हम्म, 13 बज गई। क्रोमोसोम्स के बारे में है कि इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह होता है।
प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, that become visible only ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तभी इसे हम देख पाते हैं, अदरवाइज ये नहीं दिखेगा क्रोमोसोम्स। ठीक है। हम्म। दूसरा बात इसके बारे में क्या है कि इट कंटेन्स सेल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन्स के रूप में ये सेल इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास। और हेरिडेटरी, हेरिडेटरी मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना। इट कंटेन्स सेल इंफॉर्मेशन, सेल का इंफॉर्मेशन होता है इसके पास इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, जीन्स के रूप में हेरिडेटरी के लिए। हेरिडेटरी मतलब चेंजेस या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन जाता है वो किसके पास होता है? क्रोमोसोम्स के पास। ठीक है। अब एक होता है क्रोमेटिड्स। क्या होता है? क्या होता है? क्रोमेटिड्स। ऐसा मैंने कहा कि सेल डिवीजन जब होगा तभी हमें क्रोमोसोम दिखाई पड़ता है। इट इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन ना हो रहा हो तो क्रोमोसोम दिखाई नहीं देता है, तब वो क्रोमेटिड्स के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? क्रोमेटिड्स के फॉर्म में। ठीक है। और ये क्रोमेटिड्स जो है वो क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करता है। क्या करता है? एक क्रोमोसोम से दो, दो से चार, चार से 6, ठीक है, के फॉर्म में वो करते रहता है। जब सेल डिवाइड होता है तब हमें एक ही बार क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। ठीक है। क्यों मिलते हैं? क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पे दो क्रोमेटिड्स, या मतलब दो, कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, दो बहन क्रोमेटिड्स या टू ब्रदर क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं एंड ईच क्रोमेटिड बिकमिंग इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम। समझ में आया? जब सेल डिवीजन हो रहा हो तो जैसे कि एक फिगर बनाते हैं। ठीक है। यह है क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम। फिगर बनाइए। यह है क्रोमोसोम। यह हमें अभी दिखाई नहीं देगा। क्या नहीं होगा? अभी दिखाई नहीं देगा। तो इसको कहा जाता है, ये वाला जो सेंटर होता है, ये जो पार्ट होता है, इसको सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। तो जब ये
एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम होंगे, क्या होंगे, एक से दो, ठीक है। तो यहां पे दो क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये दो क्रोमोसोम हो गए, तो इनके दो अलग अलग सेंट्रोसोम हो गए। ये एक से ऐसे दो होते हैं, मतलब सेंट्रोसोम एक रहेगा और ये क्रोमोसोम एक से दो दो हो जाएंगे, डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स। क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स। तो अब जब सेल डिवाइड होगा तो ये क्रोमोसोम अलग हो जाएगा और ये क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, तो दो क्रोमोसोम ऐसे अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये दो, ठीक है, ये जो दोनों फिगर है, ये कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहलाते हैं, क्योंकि ये सेल डिवाइड अभी नहीं हुआ है, ठीक है। और जैसे ही सेल डिवाइड हो जाएगा उसके बाद ये बन जाएगा डॉटर क्रोमोसोम। क्या बन जाएगा, इसीलिए क्रोमोसोम हमेशा सेल डिवीजन होने के बाद ही दिखाई देता है, उससे पहले क्रोमेटिड्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, क्रोमेटिड्स। तो इसको कहेंगे डॉटर क्रोमोसोम और ये दोनों को कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। बोलो, ठीक है, तो नोट डाउन करो। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, किसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होते हैं डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और एक होता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नींद आ रहा है क्या, अब देखिए जो हमने दो फिगर बनाया था, ठीक है, तो डाइप्लॉइड मतलब दो और हैप्लॉइड मतलब एक। तो ये जो है ये एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम है और ये दूसरा हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, लेकिन ये क्या है, डाइप्लॉइड क्रोमोसोम, ठीक है, क्लियर है। ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। कितने होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, और यही क्रोमोसोम्स पेरेंट्स से बच्चे में आते हैं, ठीक है। इसको 23 पेयर क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर मतलब 23 दूनी 46, ठीक है। अब समझिए, जिसमें से 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम मतलब एक जैसे। 44 जो होंगे एकदम सिमिलर होंगे, मतलब वो एग्जैक्ट जो मम्मी पापा में होगा वो एग्जैक्ट में आएगा। लेकिन जो तुम्हारे अंदर बदलाव लाता है कि डिसाइड, जो क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि आइदर यू विल बी अ गर्ल और अ बॉय, वो दो क्रोमोसोम्स होते हैं। 44 हो गए, 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसी को क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम। बाकी 44 को ऑटोसोम्स कहा जाता है। और यही दो जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि आप बॉय होंगे कि गर्ल, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। इसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। सेक्स डिसाइड करना मतलब